अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू नियो पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर और मैं हूं नबिहा एजाज। वेलकम टू नियो पाकिस्तान। उम्मीद करती हूं आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे, उठ गए होंगे, कॉफी चाय का मग आपने उठा हमारा लिया प्रोग्राम होगा। देख रहे होंगे। बिल्कुल जी, देखें क्योंकि आज के प्रोग्राम में आपके लिए बहुत कुछ हम लेकर आए हैं और आगाज करेंगे। आप लोग भी सोचते होंगे कि क्या सियासी खबरों से रोज का आगाज हो जाता है, लेकिन आज प्रोग्राम के आगाज में मैं आपके साथ एक ऐसी वीडियो अनवार शेयर करूंगी जो देखकर आप तमाम लोगों के जो चेहरे हैं उस पर एक मुस्कुराहट सी आ जाएगी। जुमाइमा खान कौन उनको नहीं जानता है। खान साहब जो हमारे साबिक वजीर आजम है, उनकी जो साबिक एहलियां हैं, पाकिस्तान उनका माजी में जनाब ससुराल भी रह चुका है। बिल्कुल, इसीलिए हम देखते हैं कि बार बार वो जो पाकिस्तान के लिए उनके मैसेजेस आते हैं, पाकिस्तान के लिए वो ट्वीट करती हैं, पाकिस्तानियों के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और यकीनी तौर पर क्यों ना हो, एक वक्त पे पाकिस्तान उनका ससुराल रहा हुआ है और उनके बच्चों का दाद का भी है। बिल्कुल। और बीबीसी की जो होस्ट थी, एंकर थी, उन्होंने कहा जुमाइमा खान से कि आप उर्दू में गुफ्तगू करके दिखाएं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान आए तो बड़ा तवील अरसा हो गया होगा, उर्दू उनकी कहाँ उतनी मेमोरी में रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगा उनका वो इंटरव्यू देख के कि जब वो पाकिस्तान आई थी तो वो जो बड़ा प्यारा हम अपना एक गुनगुनाते हैं मिली नगमा, आओ बच्चों सैर करवाई, इतने खूबसूरत एक्सेंट में जुमाइमा ने किस तरह से गुनगुनाया, जरा आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। Or you are looking for a song. आओ बच्चों सैर कराए तुमको पाकिस्तान की, जिसकी खातिर हमने दी कुर्बानी लाखों जान की। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद एक्सेंट भी बड़ा मजेदार है और किसी फॉरेनर के मुंह से सुनना पाकिस्तान जिंदाबाद वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा जी जान वाला नारा है जो हम लगाते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद का। और पाकिस्तान पे मर मिटते हैं। मैसेज भी एक मेरे ख्याल से इस वीडियो के थ्रू जो जाता है वो भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिस्कस करना जरूरी है कि इसके दो पहलू निकलते हैं। एक तो आप देखें कि एक गोरा है, बाहर है, मतलब कि वेस्ट में रहता है, और पाकिस्तान से उसके मोहब्बत का एक तरीका या पैगाम आप देखेंगे या पॉजिटिव वे आप भूल जाएं कि उनका पाकिस्तान से कोई लिंक रहा। और सेकंड चीज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि वो खान साहब की एक्स वाइफ हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से रिलेशनशिप्स अगर एंड होते हैं तो आप अच्छे नोट पर उसको एंड करके लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से शायद एक्सपेक्ट नहीं किया जाता गोरों से कि वो कल्चर्स को लेकर चलते हैं, दूसरों के कल्चर्स को भी। लेकिन जुमाइमा अभी तक जो पाकिस्तानी कल्चर है, क्योंकि वो बहुत टाइम उन्होंने पाकिस्तान में भी गुजारा था, तो वो एक झलक नजर आती है। जिस तरह से अभी उन्होंने मिली नगमा गाया तो वो एक्सेंट भी बड़ा प्यारा लग रहा था, जिस तरह से अंग्रेज वो बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद, तो वो वाला जो एक्सेंट है वो बड़ा प्यारा लग रहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं, फिर अपने सेगमेंट 1 की तरफ जाएंगे। सवात में लगी आग, वजीर दिफा ने बड़े खतरे की घंटी बजा दी। फिरदौसे बरी से प्यार के संदेशों की बजाय भत्ते की पर्चियां आने लगी। शाहीनों के शाहीन का खड़ाक, अफगान बल्लेबाज टखना जख्मी करवा बैठे, पूरी टीम अयादत को पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया में शाहीनों का रिवायती मोहब्बत का अंदाज सबको भा गया। का मकरू चेहरा क्यों दिखाया, भारत ने कश्मीरी खातून सहाफी को अमरीका जाने से रोक दिया। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद, पूरा देश जराइम पेशा अफराद के नरगे में। रियासती मशीनरी सो क्यों रही है। और बताएंगे छोटा बच्चा मां के खिलाफ थाने क्यों पहुंच गया। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे और पाकिस्तान की एक ऐसी जगह का, एक ऐसे शहर का जो कि जिसको खूबसूरत वादियों का देश कहा जाता है, बहते झरनों की वादी कहा जाता है, जो कि कुदरती चश्मों की सरजमीन है या कुदरती चश्मों से माला माल है। अगर यूं कह लें कि पाकिस्तान का फिरदौसे बरी, बात मैं कर रही हूँ सवात की, और एक मरतबा फिर फूलों की खुशबू की बजाय यहाँ से बारूद की बू आ रही है। और एक ऐसे वक्त में जब फैटिफ का इजलास भी फैसला आने वाला है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा या निकाल दिया जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि जहां पर नबिया सुनते थे कि सारंगी के साज की जगह गोलियों की तड़तड़ाहट अब हमें सुनाई दे रही है, और ये लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए, सवात के अवाम के लिए। तो इस तरह की जो सिचुएशन वहां पर क्रिएट हुई है, गोलियों की आवाज़ों की गूंज अब हमने देखा कि कौमी असेंबली में भी सुनाई दे रही है, लेकिन ये सदाएं कौमी असेंबली में गूंजने से पहले सोशल मीडिया पर भी सुनाई दी। और खबरें ये सामने आ रही हैं कि जन्नत नज़ीर वादी से
जो संदेशे प्यार के आते थे, अब अमनो इसार के आते थे, उसके बजाय अब दुश्मन जो है वो भत्ते की पर्चियां भेज रहे हैं। पास में भी देखा था कि जो ऑपरेशन हुआ था किस तरीके से एक मरतबा फिर से सवात को बहाल किया गया था, वहां पर जिंदगी दोबारा से बसाई गई थी, इस शहर को किस तरह से आबाद किया गया था। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान इस पूरी सिचुएशन के ऊपर क्या कह रहे हैं, उनका स्पेसिफिकली क्या रोल है ये भी बताएंगे। जिस तरह से एक लेटर आया तो आतिफ खान ने क्या कहा, पहले वो देखते हैं। लेटर आया है रैंसम, जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोगों को आए हैं, तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से उसको शेयर किया है। अब वो उस पर आगे जो भी कार्रवाई कर सकते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। मैंने तो ओपनली कहा है कि ये चीज़ है और उसके मुताबिक जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं सारों को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। अभी आगे काम करना तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी एजेंसी। तो नाज़रीन, आतिफ खान धमकी आमेज हुई है, बिल्कुल जो ये पूरी ओवरऑल एक सिचुएशन जो बिल्ड हो रही है, धमकी आमेज भत्ते की जो पर्चियां मौसूल हो रही हैं, सवात में जो शिद्दत पसंदों की जो मौजूदगी है, इस पर अब जो कौमी क़यादत है वो भी ऑब्वियसली थोड़ी सी बरहम दिखाई दे रही है, सीखपा दिखाई दे रही है। और इस मामले में अब क्या हो सकता है, ये भी यहाँ पर सवालात उठ रहे हैं कि क्या ऑपरेशन सवात दोबारा से होगा या नहीं होगा, कैसे क्लीन किया जाएगा इस पूरे मामले को। लेकिन इस पर यही कहा जा रहा है कि इसको एक मुत्तफिका कौमी मामला बनाया जाए, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं वफाक भी इस पर डिवाइडेड है, सूबाई हुकूमत भी इस पर डिवाइडेड है, एक साथ मिलकर नहीं बैठ रहे। और जब तक इस मामले को एक मुत्तफिका कौमी मामला नहीं बनाया जाता और इसको हल करने की जरूरत पर जोर नहीं दिया जाता, तो शायद फिर हालात ख़राब भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ रहनुमा असम्बली में मौजूद थे, उन्होंने इस हवाले से स्टेटमेंट्स भी दी हैं और इसमें हम देख रहे थे कि उन्होंने बारहा इस चीज़ को कहा है कि जो सूबाई हुकूमत है उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए। सूबाई हुकूमत प्लस वफाक अनवार, क्योंकि आप देखेंगे खान साहब पार्लियामेंट में जाते नहीं है, सियासत इस वक्त मुकम्मल तौर पर हो रही है। अवाम आप देखें ना, महंगाई की लहर है, एक जगह पर दहशतगर्दी हो रही है। तो जब तक हमारे मुल्क के जो हुक्मरान हैं वो एक मेज पर इकट्ठे पार्लियामेंट में जाकर इस मुल्क के हक के लिए, इसके अमन के लिए फैसले नहीं करेंगे, तब तक यहाँ पर कुछ कैसे भला होगा। बहरहाल बात करेंगे, हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, इन कॉन्वर्सेशन है सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया प्रोग्राम नियो पाकिस्तान को। पूरी सिचुएशन आपके साथ हमने नाजरीन के साथ शेयर की है। अब ये सवात में दहशतगर्दी के मामला ऐसे वक्त पर अब सामने आ रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि 24 घंटों के दौरान फैटफ का इजलास होगा, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा कि आया पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाना है कि नहीं हटाना है। और ऐसे में सवात का जो मामला है वो जेरे बहस है, जेरे गौर है। क्या कैसे देखते हैं आप पूरे मामले को सर? ये टाई सूरत हाल पैदा हुई और सवात जो एक मरतबा तो बिल्कुल ही एक खित्ता अमन बन गया था और गुज़श्ता कई बरसों तक वहाँ पर सबसे बड़ी जो सयाहत है वो वहाँ पर होती थी, उसको किस तरह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई है, ये बिलअमूम ये समझा जा सकता है कि ये सूबाई हुकूमत का फेलुअर है और उसको और कोई वो नहीं दिया जा सकता, इसलिए कि सूबाई हुकूमत इन एलिमेंट्स की हमेशा सरपरस्त रही है या उनकी हमनवार है या उनकी भी जो है उनके नुक्ता नज़र से बहुत करीब रही है और उन्हें उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई होती थी तो वो उस कार्रवाई के कभी भी हिमायत नहीं करते थे बल्कि मुखालफत करते थे जी। तो अब ये मुसीबत आ गई है इस मुल्क के ऊपर, अगरचे दो सूबों में यहाँ पर और उधर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी इनका इक़्तिदार है, लेकिन लगता ही है खुदा न खास्ता इसका फैलाव ना हो, क्योंकि बहुत ही पुरअमन खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान का भी और सवात भी बहुत ही पुरअमन खित्ता है, रहा भी है पाकिस्तान बनने के बाद से। तो ये जो इसमें एलिमेंट किया आया है इसका मिलिटेंसी का और टेररिज्म का, ये सिर्फ इस सूरत में हो सकता है जब आप उसे स्पेस देते हैं और सूबाई हुकूमत ने उसे स्पेस दी है, बहुत बड़ी स्पेस दी है। और ये बातें जो सुनने में आती हैं कि जनाब वज़ीर आला और उनके रुफ़का जो हैं वो बाकायदा उनको रकूम पहुँचाते हैं, पैसे पहुँचाते हैं और उन्हें देते हैं, तो फिर आगे आप किस अमन की तवक्को रखेंगे इस इलाके में और कितनी कुर्बानियां दी हैं लोगों ने। लेकिन नज़ीर साहब क्या समझते हैं आप, सवात में हम देख रहे हैं एक बार फिर से अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी मखदूश हो रही है, इसकी आप क्या समझते हैं? ग्रास रूट लेवल पर क्या वजूहात हो सकती हैं? पूरा सवात देख लें या हम वहाँ के दूसरे जो इलाके हैं, मालाकन डिवीज़न है, अवाम इस वक्त सड़कों पर हैं,
लेकिन सुनवाई कोई नहीं कर रहा, सूबाई हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही। देखें, पहले भी यही हुआ था। पहले क्या होता था कि सूबाई हुकूमत या उसके अलावा जो भी अहलकार हुआ करते थे वो जाकर दहशतगर्दों की सफ़ों में जाकर बैठ जाते थे और उनके साथ उनकी हमनवाई होती थी और उनके साथ बैठक। कैसे उस जमाने में जब ये दहशतगर्दी उरूज पर थी, किस तरह से कमिश्नर जाकर फजलुल्लाह के कैंप में बैठा करते थे और फजलुल्लाह जब इसको दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे थे आज से 10-15 साल पहले, तो किस तरह से वो जाकर उनके एक हमनवा के तौर पर बैठते थे। जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो बहुत सी चीज़ें खुल गई थी, किस तरह से वहाँ पर एक राज कायम कर दिया था, अपने रेडियो कायम कर लिए गए थे, अपने जो है वो तमाम इदारे कायम कर लिए गए थे, जिंदगी को मुअत्तल कर दिया गया था और इंसानों को कैद कर लिया गया था। और ये सूरत हाल ये मौजूदा सूबाई हुकूमत जो है वो उनकी हमनवा है, हमेशा हमनवा और उनके हमेशा साथ रही है, पुष्ट बना रही है। और ये ग्राउंड है, ये मौजूद है, वो वही हुकूमत जो है और उनका नैरेटिव। और इस वक्त कौम को जो तफरीक किया गया है, जो कौम को बांटा गया है, किया गया है, कौम के अंदर जो तफरीक पैदा की है वो इसी पार्टी की तरफ से है। इसमें इस्तेकाम क्यों है? इसलिए कि ये पार्टी टाइमिंग्स, आपकी बात बिल्कुल बजा है। आप दुरुस्त कह रहे, सवात इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, इतनी खूबसूरत जगह है और टूरिज्म के लिए आप देखेंगे कितनी मतलब अट्रैक्टिव हमारे पास एक जगह मौजूद है और वहाँ के ऐसे हालात और इसके जो टाइमिंग्स हैं, मैं उस पर आपका कमेंट, आपकी राय जरूर लेना चाहूंगी। मलाला यूसुफ, उनका भी जो दौरा पाकिस्तान है, पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया है उनकी तमाम तर नजरें भी पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के हालात पर मरकूज हैं, तो कितना इफेक्ट ये कर सकता है और क्यों कुछ नहीं हो पा रहा? क्या फिर से सवात ऑपरेशन होगा इन फ्यूचर, आप देख रहे हैं, क्या कहेंगे? एक तो ये कि ये ताकतवर लोगों की इकोनॉमी है, दहशतगर्दी जो है इकोनॉमी है, खौफ इकोनॉमी है और ये जो ऑपरेशन है बाद में जाहिर है उसके असरात भी होते हैं और वो भी एक बड़े अखराजात होते हैं। लेकिन जिन लोगों ने खौफ को और दहशत को इकोनॉमी बनाया हुआ है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है, वो पाकिस्तान के हक में नहीं है, वो इस मुल्क के हक में नहीं है। उन्हें बहरहाल जहाँ भी हैं, जिस जगह पर भी उन्हें सोचना है कि इस मुल्क को लेकर आगे चलना है या दहशत को और दहशतगर्दी को लेकर आगे चलना है, इसका बहरहाल खात्मा जरूरी है। इसे एलिमिनेट किया जाना चाहिए था और एलिमिनेट कर दिया गया था। ये रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई है? किसने इंगेज किया? ये साबिक हुकूमत थी जिसने इंगेज किया था कि आओ जी इनसे मुज़ाकरात करते हैं, करें मुज़ाकरात। आप वो तो कह रहे हैं कि हम आपकी रेट नहीं मानते, हम आपका आइन नहीं मानते, हम आपकी पार्लियामेंट नहीं मानते, हम आपके अदालतें नहीं मानते, आपकी किसी चीज को नहीं मानते, हम तो अपना सिस्टम लाना चाहते हैं। तो वो अपना सिस्टम लाना चाहते हैं तो इसमें आपके पास गुंजाइश क्या बचती है सवाए इसके कि आप एक पूरे आहनी हाथ से निपटे इनके साथ? वो तो आप नहीं कर रहे हैं। तो ये हुकूमत, अच्छा फिर ये कि एक पेज पर कौम को होना होता है, उस वक्त भी यही हुआ था 2013 में जी। 2008 के बाद जब ऑपरेशन शुरू किया गया था तो पूरी कौम एक पेज पर आ गई थी, सब लोग एक पेज पर आ गए थे। तो अब ये सूरत हाल नहीं है। अब क्या है, इमरान खान साहब को इक़्तिदार चाहिए किसी भी शर्त पर। वो फौज से कह रहे हैं कि भाई आप न्यूट्रल हो और वो ये कह रहे हैं कि न्यूट्रल तो जानवर होते हैं। वो ये कह रहे हैं कि गालियां देकर बात कर रहे हैं वो, और वो जो है जर्नैलों के नाम लेकर या उनकी तरफ इशारे करके जो है उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि इक़्तिदार उनके हवाले कर दिया जाए। ठीक है, लेकिन नजीर साहब ये फरमाएगा, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात भी हुए थे लेकिन उन मुज़ाकरात पर अमल दरामद क्या सही से नहीं हो सका? क्योंकि अभी भी यही कहा जा रहा है कि मुज़ाकरात के बावजूद जो शिद्दत पसंद हैं वो सरगर्म हो गए हैं। तो क्या कोई डील उनसे फाइनल नहीं हो सकी थी? और उसके बाद अगर देखें तो सवात में जो अमन अमान की जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की है, लेकिन सूबाई हुकूमत हमेशा की तरह मलबा डाल रही है विफाक पर। विफाक और सूबाई हुकूमत अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो सवात एक बार फिर से हम दुश्मनों के हाथ में चला जाएगा। अगर आपने मुज़ाकरात करने थे तो ऑपरेशन राय निजात क्यों किया था? फिर आपने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब क्यों किया था? फिर ऑपरेशन आपने रद्दुल फसाद क्यों किया था? मुज़ाकरात करते, बैठ के बातचीत करते और उनको इक़्तिदार में शामिल करते या इक़्तिदार उनके हवाले करते थे, तो फिर आप ये आपके लिए रास्ता था। भाई जो एलिमेंट आपके खिलाफ है, जो आपके स्टेट के खिलाफ है, आपके आइन के खिलाफ है, आपकी पूरी की पूरी सोसाइटी के अक़दार के खिलाफ है, आप क्रश करें ना उसको। स्टेट तो आप हैं, रियासत तो आप हैं, और जो रियासत का सबसे बड़ा अख्तियार तो यही होता है कि वो अपनी रिट कायम करती है। तो अगर रियासत अपनी रिट कायम नहीं करेगी, ठीक है, और रियासत ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगी दहशतगर्दी के खिलाफ, मैं नहीं कहता हूँ सिविलियन के खिलाफ करें, आम पुरअमन शहरियों के खिलाफ किसी ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए,
लेकिन जो दहशतगर्दी करे, जो इंसानों की जिंदगी को जो है जीना हराम करते, तो उसके खिलाफ तो आपको करना है और आपको पूरे ताकत के साथ क्रश करना होगा और इसका अंजाम यही होगा, इसका अंजाम यही होगा। लेकिन ये तो जो ओनरशिप लेते हैं दहशतगर्दी की, जो ओनरशिप लेते हैं तालिबानाइजेशन की, जो ओनरशिप लेते हैं कि जनाब हमको इनके ये हमारे लोग हैं, तो आपके लोग हैं, तो आप इनको फिर क्या कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है मुल्क के अंदर। तो इसका जब तक आप जीरो टॉलरेंस अगर नहीं होगी दहशतगर्दी के खिलाफ, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सीमा साहब, नज़ीर लगारी हमारे साथ तरीके गुफ्तगू थे और उनका भी इस मामले पर यही कहना था कि जो फौरी एक्शन है सूबाई हुकूमत की जानिब से अब बनता है, क्योंकि अवाम भी सड़कों पर हैं और उनके जो मसले मसाइल हैं वहां पर इस वक्त जो सिचुएशन है कि जो वज़रा हैं, मुशीर हैं, उन्हें भी भत्ते की पर्चियां भेजी जा रही हैं और वो भी भत्ता देकर ही अपनी जान छुड़ा रहे हैं। होप्स के सवात के जो हालात हैं, जो मुल्क के हालात हैं, वो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में बेहतर होंगे। और माजी में हमने देखा कि कामयाब ऑपरेशन किए गए, लेकिन सर लगारी साहब कह रहे थे कि उसके फिर असरात भी सामने आते हैं। बहरहाल ये एक सोचने की बात है। टाइमिंग्स बड़ी इस वक्त ऑफ है, मलाला का दौरा प्लस फैटफ का इजलास, तो लेट्स सी कि आने वाले वक्त में क्या होता है। प्रोग्राम में लेंगे ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक जी। अब बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े फैसलों के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के इनकार पर अभी शदीद इज़्तिराब का शिकार है और काफी टेंशन क्रिएट होती दिखाई दे रही है और उसका करारा जवाब देने के लिए अभी पीसीबी ने शायद तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है और अब ऐसा लग रहा है कि पीसीबी का इस वक्त पूरा फोकस होना भी चाहिए। ऑब्वियसली हमारी टीम का, पीसीबी का जो पूरा फोकस है वो T20 वर्ल्ड कप पर है और अब हम देख रहे हैं कि जो वार्म अप मैचेस भी हो रहे हैं शाहीनों के, शाहीन की एंट्री ने जनाब अब जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं, खबरों में दिखाई दे रहे हैं। बड़ी देर से इंतजार था मुझे। एंट्री होती है ना आपकी टोन यहाँ पर चली जाती है, शाहीन की एंट्री हो गई है। बनता है, वही बनता है, हमारे कौमी हीरोज हैं, तो अगर हम उनके बारे में ऐसे जोश से बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन आते ही देख लें कि जो दूसरी टीम थी उसके लिए खतरे की घंटी बज गई है। जो है वो बेड रेस्ट करवा दिया अफगानिस्तान के साथ। जो वार्म अप मैच था उसमें वो जख्मी कर दिया है उन्होंने, लेकिन इसके बाद जो जेस्चर हमारी टीम ने दिया है वो बड़ा अच्छा है। बड़े दिल का मुजाहरा कहते हैं, बड़े दिल से गेम खेलते हैं और बड़े ही दिल से अफगानिस्तान के ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हैं और वहां पर अफगान बल्लेबाज की उन्होंने इयादत भी की है, उनका हाल चाल भी पूछा है और पाकिस्तान की जानिब से, पूरे पाकिस्तानियों की जानिब से भी उन्होंने मोहब्बत का पैगाम दिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो क्रिकेट टीम की जहां पे तैयारियां हो रही हैं, कौमी क्रिकेट टीम की, वहां पर हमारी टीम के जो मेंटर मैथ्यू हेडन है उन्होंने भी शाहीनों के एजाज में इशाये का एहतमाम किया है। बहरहाल ये तो हम ये मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं मैथ्यू हेडन के साथ, जो एक वो केमिस्ट्री और एक बॉन्ड बन गया ना पाकिस्तानी टीम का, वो बड़ा मजे का लग रहा है। हालांकि जब मैथ्यू हेडन हमारे अगेंस्ट खेलते थे तो पहले इस तरह से लगता था इनसे ज्यादा बड़ा पाकिस्तान का दुश्मन कोई नहीं है, लेकिन अभी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ उनकी मोहब्बत है वो बड़ी ही काबिल दीद है। बड़े ही प्यार से उनसे मिलते हैं और बच्चों की तरह उन्हें गाइड करते हैं, ट्रीट करते हैं। इसी पर बड़ी अच्छी आपने प्यारी प्यारी बातें हमने अपनी ऑडियंस के साथ शेयर की, लेकिन जो दूसरी जानिब पाकिस्तान इंडिया की जो एक रिफ्ट अभी हमें नजर आ रही है, उस मामले पर भी बात करना, वो बढ़ेगी या उसका फ्यूचर क्या होगा, पाकिस्तान पीसीबी कैसे रिस्पॉन्स करेगा और जो आने वाला मैच है अनवर 23 अक्टूबर को, वो क्या नर्व्स का तो नहीं गेम बन जाएगी या क्या होगा। बात करते हैं, हमारे साथ इन स्टूडियोज मौजूद है हमारे गेस्ट मुजाहिद जमशेद साहब, साबिक क्रिकेटर, इन स्टूडियो मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? ऑल गुड। अच्छा जी, अब किस तरह से देख रहे हैं ये जो एक मामला फिर से पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट बोर्ड के दरमियान शुरू हो गया? वो कह रहे हैं जी हम एशिया कप नहीं खेलने आएंगे, वो कह रहे हैं हम वर्ल्ड कप नहीं खेलने जाएंगे, तो ये मामला कब खत्म होगा और इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि 23 अक्टूबर के मैच पर भी पड़ेगा? ज्यादा एग्रेसिव क्रिकेट देखेंगे हम? देखिए, जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है एग्रेशन तो आ ही जाती है, क्योंकि मैं खुद इंडिया के अगेंस्ट खेला हूँ, तो वो जो एक जंग होती है, जो वो समा होता है, वो डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप जब
लाइव मैच देखते हो टीवी पे तो आपकी भी एग्रेशन का लेवल उसी तरह का होता है जिस तरह हम क्रिकेट ग्राउंड में खेलते हैं। तो सुनते हुए इस टाइम दिल की धड़कन और ये एग्रेशन कभी भी नहीं कम हो सकती। लेकिन जिस तरह रमीज भाई ने जो बयान दिया, स्टेटमेंट दी है, जिस तरह आपने बोला कि बिल्कुल बराबरी पे आना चाहिए। देखिए ये नहीं होता कि आप अगर क्रिकेट में पैसा लेके आए, मैं भारत क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आप डोमिनेट करना शुरू हो जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ICCA मेरा ख्याल है इस वक्त 70% टोटल जो फंडिंग है ऑलमोस्ट वो इंडिया की तरफ से है। सेमी जो बोर्ड है वो BCCI है, इसलिए ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। लेकिन मैंने अभी रमीज भाई का जो स्टेटमेंट था उसको सामने रखते हुए मैं कहूँगा कि उनके जो स्टांस है उनका बड़ा क्लियर है। उन्होंने कहा हम न्यूट्रल और ऐसा ही होना चाहिए। देखिए हम UAE नहीं जाएंगे, वो नहीं झुकना भी नहीं चाहिए। देखिए वाई देखिए हम उनके बराबर में, हम कभी हार जाते हैं, कभी जब अभी भी ओडीआई अगर रिकॉर्ड देखे तो हम अभी भी अपर हैंड है। लास्ट वर्ल्ड कप में आप देख लें, एशिया कप में देख लें, पाकिस्तान ने कितने अच्छे से ऑलवेज देखिए आप अगर बात करें क्रिकेट की ग्राउंड की तो जितनी दहशत या जितना टेरर हमारे बॉलर्स का इंडिया के ऊपर है, आप हिस्ट्री देख लें, उनका दिल ही नहीं करता। सारी दुनिया कहती है कि इंडिया की बैटिंग बड़ी स्ट्रांग है, बड़े डोमिनेट करते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान अटैक आते हैं तो वो क्या कहते हैं, बकरी बने होते हैं। तो ये टेरर मेरा ख्याल है जब से इमरान आज का नहीं है, बड़ा पहले का है। और हम प्रोग्राम के आगाज में, मतलब अभी सेगमेंट के शुरू होने से पहले हम जब ब्रेक पे थे तो हम वही डिस्कस कर रहे थे कि शोएब अख्तर का जो करिश्मा था है, और अभी की अगर हम करंट टीम की हमारी बात करें तो आफरीदी नाम के आगे भी लगा हुआ है, और आफरीदी साहब के दामाद भी हैं, शाहीन शाह आफरीदी, इंजरी के बाद। और पाकिस्तान की टीम की स्टार्ट शाहीन से होती है, तो ये काफी प्लस पॉइंट है शाहीन में। ये भी एक प्रेशर और एक उनकी जो एंट्री की भी अभी खबरें हो रही हैं, ऑब्वियसली हमारे स्टार है, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो इस पर भी देखिए जब आपके पास एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है और उसका सही इस्तेमाल वो शाहीन अफरीदी को आट आता है, तो यही वो प्लस पॉइंट है जिसकी एक अगेन मैं वही बात करूंगा, पूरी दुनिया के जितने भी टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं उन पे एक दहशत है, टेरर है, क्योंकि जब चाहते हैं बाउंसर मार लेते हैं, जब चाहते हैं यॉर्कर मार लेते हैं, जब चाहते हैं कि वो पिच के ऊपर अपना स्पॉट ढूंढ लेते हैं। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है किसी भी ऐसे बॉलर के लिए जो 6 फुट प्लस हो, प्लस पेस हो, और बैट्समैन जब उनके अगेंस्ट बैटिंग करता है तो उसके अंदर एक सडन फियर भी होता है। तो जो फियर, कोई भी बैट्समैन जब फियर कैरी करता है तो उसको डोमिनेट करना मुश्किल हो जाता है। अब अगर आप वसीम अकरम की बात करें तो मेरा ख्याल है 4 से 5 छक्के उनके पूरे कैरियर में उनको लगे। तो ये अफरीदी को भी हमने देखा कि एवरी बैट्समैन, चाहे वो दुनिया का टॉप बैट्समैन हो या टेल एंडर हो, उससे डरता जरूर है। ठीक है, लेकिन अभी आप किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से शाहीन अब मिले, हमें एक बहुत अच्छे बॉलर मिले हैं, नसीम शाह मिले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से? हारिस रऊफ बड़े बड़े नाम हैं, बिल्कुल, मोहम्मद हुसैन है जो 140 प्लस है, लेकिन इनको किस तरह से लेकर चलें कि इनकी जो फिटनेस है वो भी खराब ना हो, इनको ज्यादा भी एक्सर्ट ना किया जाए? बिल्कुल, देखें रिस्क मैनेजमेंट हमेशा लेके चलना चाहिए, क्योंकि वर्कलोड जो है ना उसको मैनेज करके चलना चाहिए। ये नहीं है कि आप होते की तरह किसी से ज्यादा काम ले लें, किसी से कम ले लें, लेकिन मैनेज करके चलना चाहिए। ठीक है, कोई ऐसे मैचेस जिस तरह जिम्बाब्वे के अगेंस्ट हैं या हॉलैंड के अगेंस्ट हैं, इन मैचों में ऐसे बॉलर्स को रेस्ट देना चाहिए जिन पे वर्कलोड ज्यादा हो, और उनको थोड़ा सा ब्रेक देना चाहिए। ब्रेक का ये मतलब नहीं है कि आप उनको फ्री छोड़ दें, क्योंकि क्रिकेट इज बिकम ए प्रोफेशनल गेम। तो प्रोफेशनलिज्म में आपको जब ऑफ मिलता है तो उसमें भी ट्रेनिंग करते रहना चाहिए ताकि आप गेम से दूर ना हो। ठीक है, अच्छा, थोड़ा से हम जरा कंडीशंस की बात कर लेते हैं, पिचेस की बात कर लेते हैं, ग्राउंड्स की बात कर लेते हैं। मेलबर्न में अब ये मैच होने जा रहा है, और जो कि ऑस्ट्रेलिया का हम सुनते आ रहे हैं, और मैं खुद MCG गई हुई हूँ, और वहाँ के जो ग्राउंड्स हैं बहुत बड़े ग्राउंड हैं, तो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के लिए तो सिक्सर लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। तो कंडीशंस प्लस हमारे जो प्रैक्टिस सेशंस मैच देखे हैं पाकिस्तान टीम के, और मैं देख भी रही थी कि सिक्सर्स लगाने में क्यों हम या डर रहे हैं, पीछे क्या रीजन है? और बैटिंग लाइनअप को भी थोड़ा सा डिफाइन कीजिएगा कि बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान के लिए मोस्ट सूटेबल क्या हो सकता है इस वर्ल्ड कप में? देखिए सूटेबल, मैं शादाब को बड़ा हाईली रेट करता हूँ, गो के वो नंबर 7-8 पे बैटिंग करते हैं, उसका यूटिलाइज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी बैट्समैन हैं उनको अपर कट और पुल शॉट पे मास्टर होना पड़ेगा। ग्राउंड्स बड़े होते हैं, गैप ज्यादा होते हैं, आपको 2 रन जो है वो 3 में कन्वर्ट करने हैं, 3 को 4 में कन्वर्ट करना है, लगाना है तो आप आउट भी हो सकते हैं, कैच आउट बड़ा इजी। एक जब आप मेरा डेब्यू भी हॉबर्ट में हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो जब आप ग्राउंड में उतर रहे हैं तो वो आपको एक सडन फीलिंग बहुत बड़ी देता है
कि आपको ऐसे लगता है कि आप पिच के ऊपर पहुंचते पहुंचते स्वेट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको 2 दफ़ा 3 से 4 रन भागने पड़े तो आपकी वो जो नर्व्स हैं या आपकी जो फिटनेस लेवल है वो उसकी भी टेस्टिंग होनी शुरू हो जाती है। तो ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हम इस चीज़ को बड़ा सीरियस लैग करते हैं कि हमारा जो पहला 6 ओवर है उसमें पावर हिटिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हम उठा के नहीं मारते, हम गैप्स में खेलते हैं। मौसम भी असरअंदाज हो सकता है पिचेस पर। अभी कंडीशंस अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया की तो वहाँ पर जो वेदर है, रेनी वेदर है अभी वहाँ पर, और फ्लड सिचुएशन भी है कई जगहों पर, तो ये मैच को किसी हद तक असरअंदाज करेगा। बिल्कुल, देखिए इंग्लैंड का अगर बात कर रहे हैं, किसी भी क्रिकेटिंग वर्ल्ड की हम बात करें तो इनिशियल जितने भी सीजन पे स्टार्ट होता है थोड़ा सा डम्पी होता है, थोड़ा सा पिचेस उस तरह यूज नहीं हुई होती, जिसकी वजह से मॉइस्चर पिचेस में घुस चुका होता है। तो उसको टेक आउट करने के लिए मेरा ख्याल है कि 1 महीना लग जाता है। वो ऑलमोस्ट हो गया है, नो डाउट। आप भी ऑस्ट्रेलिया में जा चुकी हुई, तो वहाँ का वेदर बड़ा हॉट होता है, तो पिचों को इतना अफेक्ट नहीं करता, नो डाउट। अभी जो हमने मैचेस देखे हैं जो रिसेंटली जो हुए, वो मैचेस हो रहे हैं जीलोंग में और होबार्ट में। होबार्ट की जो ग्राउंड है बिल्कुल समंदर के पास है। जीलोंग में 2017 के बाद ये अभी मैच हुआ, तो 5 साल का जो गैप है उसमें कितने वेयर एंड टियर होंगे, वो अब उस चीज़ को कवर करने के लिए मेरा ख्याल अब उस पोजीशन में पिचेस आ गई है कि आपको फील्डलेस क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और आपको बैटिंग के लिए आइडियल पिचे मिलेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान को आप देख रहे हैं एज अ फेवरेट टीम इस वर्ल्ड कप में? इंशाल्लाह। देखें, बहुत बड़ा इंशाल्लाह कह दिया। हम इनको फॉलो करेंगे, इनको लब्बैक नहीं, हम तो अब तो फॉलो कर रहे हैं, लेकिन फैंस ये जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम इस वक्त बिल्डअप हुई हुई है, जिस तरह से प्रैक्टिस सेशन में भी हम देख रहे हैं कि अभी वो मिक्स एंड मैच को चेक किया जा रहा है, तो बैटिंग ऑर्डर की भी आपने बात की है, तो किस तरह से पाकिस्तानी टीम अपने आप को फेवरेट भी बनवा सकती है? क्योंकि हमेशा ये हुआ पाकिस्तानी टीम फेवरेट नहीं होती और एंड पे हम देखते हैं कि वो कप ले जाती है। अच्छा, वो प्रैक्टिस सेशन में वो हमने ये भी देखा ना कि जो ओपनिंग जो हमारी तरतीब थी बाबर रिजवान की, वो भी उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। तो वो एक्सपेरिमेंट उसमें ये होता है कि कभी कभार आपका जो जिस तरह आजकल बड़ा एक हवा बना हुआ है कि जी मिड ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहे, जैसे खुशदिल हो गया, आपके आसफ अली हो गए, इफ्तिखार उस तरह का परफॉर्म नहीं कर पा रहे। दूसरी टीमों के नहीं करेंगे सर, करेंगे अभी आप देखिएगा संडे को उस वजह से बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब देखिए परफॉर्म करना तो ऐसे प्लेटफॉर्म में फॉर्म करें जब पूरी दुनिया आपको वॉच कर रही हो। ये नहीं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो ये टाइम ऐसा है कि आप जितने भी ठीक है, चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुजाहिद जमशेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि जो मिडिल ऑर्डर है उनको अपने मसाइल हल करने की जरूरत है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे अपनी टीम को भी कह रही हूँ, पीछे उमर है, नवीद है, पूरी जो हमारी टीम है, अगर मंडे को मिठाई और ढोल वाला यहाँ पे ना हुआ ना, मैं शो को आगे नहीं बढ़ाऊंगी। बे सेलिब्रेशन हम जीतने वाले मैच एंड मैच, तो सेलिब्रेशन ऐसे ही करेंगे। बिल्कुल बनती है ये आपने जी। वक्त जो इंडिया है हमारे पेस अटैक से हिला होगा और 4 पेस अटैक से जाना चाहिए, देखा जाएगा जो है। टफ टाइम हम जरूर देंगे, नहीं देना चाहिए। देखिए आपके पास फुली लोडेड जो है, आपके पास 4 बॉलर लोडेड मिसाइल्स हैं वो जो 140 प्लस हैं और अटैक करो भाई। ठीक हो गया जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और अब देखना ये है कि 23 अक्टूबर को क्या जीत हमारी होने जा रहा है। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजाद कश्मीर में सयाहत का फरोग, मकामी नौजवानों ने मुल्क भर के सयाहों के दिल जीत लिए। आजाद कश्मीर में सयाहत के फरोग के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात हो न हो, यहाँ के नौजवान अपने इलाके की खूबसूरती दिखाने को हमेशा तैयार रहते हैं। मुख्तलिफ फेस्टिवल्स के जरिए सयाहों की तवज्जो खूबसूरत वादियों की तरफ मबजूल करवाते हैं। ऐसा ही एक फेस्टिवल बाग के नौजवानों ने मुनक्किद किया, जिस दौरान मुल्क भर से आए 300 नौजवान बाइकर्स ने 9000 बुलंद नांगा पीर चोटी और सेरी मीडोज पर 200 मीटर कौमी परचम लहरा दिया।
के दौरान सयाहों का पुरतबाह इस्तकबाल किया गया, जबकि मुख्तलिफ सरगर्मियों का एहतमाम भी हुआ। जिला बाग के इन नौजवानों का पैगाम है कि सब काम हुकूमतों पर छोड़कर अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार नहीं किया जा सकता। आखिर कुछ करने का जज्बा हो तो वसाइल खुद ही मुहैया हो जाते हैं। वेलकम बैक। सो आज़ाद कश्मीर का ये खूबसूरत सा पैकेज, ये प्यारी सी रिपोर्ट आपने देखी, और ब्रेक से पहले भी अनवार हम यही गुफ्तगू कर रहे थे कि मकबूजा कश्मीर के क्या हालात हैं, वहाँ पर लोगों की जिंदगी कितनी अजीरन है, बुनियादी फैसिलिटीज से उनको महरूम रखा गया है। और जो नौजवान हैं वो डेली बेसिस पे किस तरह से नई नई चीजें सोच रहे हैं, डेवलपमेंट चल रही है, और किस तरह से आज़ाद कश्मीर को मजीद खूबसूरत से खूबसूरत बनाया जा रहा है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे मुल्क के उन हालात की जिसकी वजह से आम आवाम भी काफ़ी परेशान है। मुल्क में हम देख रहे हैं कि एक तरफ तो सियासी कशमकश है, दूसरी तरफ जो सैलाबी सूरत हाल है, डेंगू के वार हैं, उनका सिलसिला भी जारी है, और महंगाई के साथ साथ इस वक्त पंजाब भर में जो जराइम की शरह है उसमें काफ़ी इजाफा भी देखने में आ रहा है। जबकि सिर्फ शहर लाहौर की बात करें तो इस तरह से लग रहा है कि अब शहर लाहौर जराइम का शहर बन गया, जो कि बागों का शहर था, और अब यहाँ पर हालात काफी मुख्तलिफ होते नजर आ रहे हैं। अच्छा अनवार, अगर बात की जाए तो शहर को महफूज रखने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स माजी में रखे गए। उनमें से जो टॉप प्रोजेक्ट है सेफ सिटी बनाने के लिए अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी हुई, सैकड़ों कैमरे यहाँ पर नस्ब किए गए। मगर अब जो क्राइम का रेट है, ऐसा लग रहा है कि जो जराइम पेशा अफराद हैं उनको किसी का भी डर नहीं है, और जराइम में खातिर कमी होती हुई हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो 2022 के पहले जो 9 माह हैं, लाहौर की मैं बात कर रही हूँ, इनमें मोबाइल स्नैचिंग, नकदी और घर से बाहर के जो पालतू जानवर हैं, जो सामान है, वो चोरी की वारदातें हुई। 50,000 से जायद रिपोर्ट्स हुई हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। और इसी अरसे के दौरान 12,000 से जायद डकैती की वारदातें भी हुई है। कराची का अच्छा अनवार हम जिक्र करते थे, जब कराची वाले लाहौर आते थे तो वो बड़ा खुश होते थे कि यहाँ पर लोग बड़ा सेफ एनवायरनमेंट है। हम भी उन्हें कहते थे कि यार अपना फोन अपने हाथ में रख सकते हो, ठीक है, आप कैश कैरी कर सकते हो, क्योंकि हम जब कराची जाते हैं तो हमें इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि यार जरा अपना फोन ध्यान से रखो, अपना कैश ध्यान से रखो। लेकिन यही सूरत हाल अब कुछ लाहौर में बनती भी नजर आ रही है। इसके अलावा अगर खवातीन के साथ बात करें तो मुबैना ज्यादतियों के कोई हजारों में वाकयात भी रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि 100 से ज्यादा नाबालिग बच्चों के साथ ज्यादती के वाकयात भी पेश आए हैं। जबकि जो बच्चे हैं उनके साथ बदफेली के 200 से ज्यादा वाकयात भी रिकॉर्ड हुए हैं। इन पर काम भी किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से जराइम रिकॉर्ड हो रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं कुछ चीजें। बिल्कुल, और ये कंट्रोल में करने के लिए पंजाब में क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं। इन स्टूडियो हमें ज्वाइन किया है डीआईजी ऑपरेशन वकास नजीर साहब ने हमें ज्वाइन किया। वकास साहब शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी सामने आ रहे हैं? बड़ा एक रैपिड इंक्रीज इसमें देखने में आ रहा है इस साल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस बहुत अहम मौके और बहुत अहम मौजू के ऊपर एक बहस पे आपने शुरू की। जो इंसिडेंस ऑफ क्राइम है उसको देखने के 2 तरीके हैं। एक ये कि उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस और उनकी कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए, ये ज़रा एक सुपरफिशियल अप्रोच है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी भी मुआशरे में मर्ज़ कोई भी ज़्यादा बढ़ रहा हो तो आप डॉक्टर को ब्लेम करना शुरू कर दें जी। दूसरा और ज़्यादा बेहतर तरीक़ाकार ये है कि आप उन रीज़न्स की तरफ जाएं जिनकी वजह से ये जराइम बढ़ते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जाके समाजी सतह पे वो इंटरवेंशंस करें जिनकी वजह से ये डेविएंट बिहेवियर जिसे हम जुर्म के नाम से जानते हैं उसका इंसिडेंस या उसका वकूअ पज़ीर होना कम हो सके। जो जराइम जिसकी तरफ आपने इंडिकेट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर की मिसाल ले लेते हैं। लाहौर में जितने भी मेजर क्राइम हैं पिछले 6 माह में, फॉर इंस्टेंस किडनैपिंग फॉर रैंसम है, डिकॉयटी है, घर में जो घुस के रॉबरी होती है, पेट्रोल पंप की या बैंक की वारदात है, ये सारे के सारे डिक्लाइन में हैं। जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें कुछ इजाफा देखने में आया है और जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है। एक बड़ा कम्प्रीहेंसिव प्लान बना के उसको रोल आउट किया जा रहा है। लेकिन जब मैंने कहा कि इसको अगर हम थोड़ी सी गहराई से देखें कि ये जो इंसिडेंस ऑफ क्राइम का बढ़ना है ये किन फैक्टर्स की तरफ जो है इंडिकेट करता है, तो हमारी इंटरवेंशन ज़्यादा प्रॉपर होगी।
फॉर इंस्टेंस अगर आपने पिछले कुछ अरसे में देखा होगा तो महंगाई के हवाले से लोगों की शिकायत बढ़ी हैं, लोगों को अपना घर चलाना और चूल्हा जलाना मुश्किल से मुश्किल तर हो रहा है। नेचुरली उसका इम्पैक्ट जो है स्ट्रीट लेवल क्राइम पे आता है। ठीक है। इसी तरह जो बेरोज़गारी है और एक बेयकीनी की कैफियत है, उसमें भी लोग जो हैं क्राइम की तरफ आते हैं। तो हम एक तरफ तो बड़ी मौसर किस्म की हिकमत अमली के ज़रिए, पुलिसिंग एक्शंस के ज़रिए क्राइम के इंसदाद को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, मुलज़मान को गिरफ्तार करके सज़ा दिलवाने की कोशिश करें। दूसरी तरफ वी आर इन प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग पार्टनरशिप्स, और इसीलिए मैंने शुरू में शुक्रिया अदा किया कि मीडिया हमारा एक बहुत बड़ा पार्टनर है जो कि लोगों को जुर्म की केमिस्ट्री समझने में मदद देता है। और मीडिया की मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस ऑफिस में हम बैठे हैं यहाँ से 4-5 बाइक्स हमारे ही ऑफिस के लड़कों की उठाई गई हैं। जी, और ये होता है जो जुर्म दुनिया के हर मुआशरे में होता है। जो जराइम पेशा अफराद है ना वो मीडिया से डर रहे हैं, ना वो उनको तो किसी से भी डर नहीं है यकीनी तौर पे। लेकिन अगर हम मीडिया के तवज्जुद से अवामुन्नास के साथ ये जो है एक मुकालमा शुरू कर सकें और उनको ये चीज़ समझा सकें कि जब हमारा घर, हमारा स्कूल, हमारा मस्जिद, हमारे जो सोशल ओपिनियन लीडर हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते और एक बच्चा जो मासूम है वो इस सारे प्रोसेस से गुजर के मुजरिम बन जाता है, वो पकड़ा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चूंकि सोशल लेवल पे इंटरवेंशन नहीं है, उस जैसा एक और बच्चा आ जाता है, तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, एंड लगता ये है कि पुलिस शायद कुछ नहीं कर रही। सर फैक्टर्स आपने सारे बताए हैं कि जो फैक्टर्स हैं, बेरोजगारी है, बेयकीनी की कैफियत है, मुआशी बहरान हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, वो सारे फैक्टर्स हैं कि लोगों की इनकम कम रह गई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है, क्राइम भी बढ़ चुका है। अब जैसे कि प्रोग्राम में हमने जिक्र किया अभी ब्रेक के बाद जब हम लौटे हैं कि सेफ सिटी एक प्रोजेक्ट है, उसके बावजूद जो जराइम पेशा अफराद हैं अगर वो नहीं पकड़े जा रहे या वो उनको कोई खौफ नहीं है, इसकी रीज़न क्या है? सेफ सिटी कैमरास की भी खराबी एक बहुत बड़ी वजह इसमें। देखें, सेफ सिटी के कैमरास लगने की वजह से लाहौर में जितना तहफ़्फ़ुज़ मिला है लोगों को, चूँकि इसका काउंटर फैक्चुअल नहीं है, अगर आज सेफ सिटी के कैमराज ना होते, हमारी क्विक रिस्पांस फोर्स ना होती, तो लाहौर का क्या हाल होता। एक छोटा सा कंपैरिजन, अमूमी तौर पे हम ट्रैफिक पुलिस के ऊपर जो है तनकीद करते हैं कि वो लाहौर की या दूसरे शहरों की ट्रैफिक को प्रॉपर मैनेज नहीं कर रहे, लेकिन किसी एक रोज़ अगर किसी वजह से ट्रैफिक पुलिस ना हो तो हमारी जो सड़कों का हाल होता है उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस कितना बड़ा जो है काम कर रही है। यही क्राइम कंट्रोल के हवाले से है। हमारी सोसाइटी में चूँकि जराइम पैदा होने के जो अवामिल हैं वहाँ पे इंटरवेंशन नहीं है। आपने ख़वातीन के हवाले से जराइम की बात की, मैं चाहूँगा कि इस पे हम थोड़ी सी तफसील से बात करें। बस मैं एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगा कि जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि डेली बेसिस पर 4 ख़वातीन को कत्ल किया जाता है और हर महीने 4 ख़वातीन तेज़ाब गर्दी का निशाना भी बनती हैं। अब आप कंटिन्यू कीजिए। जी, ख़वातीन के हवाले से अगर जो स्टैटिस्टिक्स हैं उनको आप उनकी फेस वैल्यू पे या रॉ स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो आपको ये लगेगा कि ख़वातीन के ऊपर जो है हमले हैं जी, उनका एक्सप्लॉयटेशन है, उनके अगेंस्ट वायलेंस, स्पेशली जो वर्किंग वुमेन हैं उनको बड़ी मुश्किलात का सामना है। इसको एक देखने का एक और भी पहलू है कि मुआशरे में वो लोग जो इस किस्म के कामों में मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ रिजेक्शन कितनी ज़्यादा है। क्यों इस तरह है कि एक मुलजिम पकड़ा जाता है? इस तरह के केसेस में हमारी जो अरेस्ट रेशो है वो 95% से ज़्यादा है। ऑलमोस्ट कोई एक ऐसा मुलजिम नहीं है जिसने ऐसी हरकत की और उसे पकड़ के हमने कानून के सामने पेश ना किया हो। लेकिन उसके बावजूद हर कुछ अरसे के बाद लोग किसी भी मोटिवेशन की वजह से इस तरह के जराइम की तरफ आते हैं। ठीक है, जब तक सोसाइटी में उसके लिए एक रिजेक्शन पैदा नहीं होती, ऐसे बंदे को सोसाइटी रिजेक्ट नहीं करती, लोग ये काम करते रहेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे और फिर वो सिलसिला चलता जाएगा। एक और इसका पहलू ये है, अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो हमारा जो ओवरऑल क्राइम है उसमें कैंसलेशन की रेशो, यानी वो मुकदमात जिनको ये समझा जाता है कि वो गलत तौर पे दर्ज कराए गए थे, वो कोई 20% के करीब है, हर 5वां केस रिजेक्ट होता है। लेकिन अगर ख़वातीन से मुतल्लिक केसेस देखें तो बसा औकात सर्टन ऑफेंसेस में वो 50% तक चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि न सिर्फ जो आउटलॉज हैं, जराइम पेशा लोग हैं,
डेविएंट बिहेवियर वाले लोग हैं वो ख़वातीन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि 50% केसेस में उनकी अपनी फैमिली, उनके रिश्तेदार या तो जुर्म हुआ होता है, उनको मजबूर करते हैं कि कंप्रोमाइज़ कर लिया जाए, या सिरे से जुर्म हुआ नहीं होता, सिर्फ उनका नाम इस्तेमाल करके एक्सप्लॉइट। लेकिन जिस तरह से आप रजिस्टर्ड केसेस की बात कर रहे हैं, रजिस्टर्ड केसेस की रिपोर्ट जो पेश की जाती हैं कौमी असेंबली में, जो केस दर्ज नहीं होते उनका शायद इससे बड़ा नंबर है। जो लोग पुलिस स्टेशन नहीं आते किसी भी वजह को लेकर, आप इसमें किस तरह से देख रहे हैं कि जो खवातीन हैं उनको पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है, लोग अभी भी उस तरह से कंफर्टेबल नहीं हुए थाना कल्चर से? अच्छा, इससे पहले कि मैं आपके मेन सवाल की तरफ आऊँ, नॉन रजिस्ट्रेशन का जी, ये एक बहुत पुराना तासुर है कि शायद मुकदमात जो हैं वो दर्ज नहीं होते। एज वी सिट एंड टॉक, पंजाब पुलिस ने जो इसके लिए इनकलाबी इक़दामात किए हैं, उनके बाद कोई ऐसा चांस नहीं है कि मुकदमात के इंदराज ना होने की शिकायत की जाए या इसको एक ट्रेंड समझा जाए। आप हमें जो ही कोई दरख्वास्त देते हैं हमारे पुलिस स्टेशन में, आपको हम एक ई टैग दे देते हैं और उस ई टैग के ज़रिए आप अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर कर सकते हैं कि उसके ऊपर क्या अमल दरामद हुआ है। उसके बाद अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते तो हमारे खिदमत मराकज़ में आप जाके एप्लीकेशन दे सकते हैं, और वो इसी तरह तस्वुर होगी जैसे आपने पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दी है। अगर आप हमारे खिदमत मरकज़ में भी नहीं जा सकते तो हाल ही में IG पंजाब ने ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च की है। आप हमारा ऑनलाइन हमें अप्रोच करके अपनी कंप्लेंट हमें भेज सकते हैं, उसके अगेंस्ट आपको ठीक है सर, यहाँ पे सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपको मैं कट करना चाहूँगा, दोबारा इस पर बात करते हैं। हमारे पास एक अहम खबर अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से NA 237 ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोकने की दरख्वास्त इस वक्त मुस्तरद कर दी गई है। जी हाँ, तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के खिलाफ अपनी ये दरख्वास्त दायर की थी, और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि कोई भी बेज़ाब्तगी या धांधली हुई है और तो आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऑप्शन मौजूद है। जो भी बातें आप बता रहे हैं वो इलेक्शन डिस्प्यूट के जुमरे में आता है। आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल गए हैं या नहीं गए? वकील PTI की जानिब से कहा गया कि हम इलेक्शन कमीशन गए थे शिकायत लेकर, लेकिन दरवाजा भी हमारे लिए नहीं खोला गया। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हवाले से इस वक्त सिंध हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सिंध हाई कोर्ट ने NA 237 ज़िमनी इलेक्शन का नतीजा रोकने की दरख्वास्त इस वक्त मुस्तरद कर दी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस आम खबर के हवाले से। तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की थी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे जुनेद शाह ने हमें ज्वाइन किया है। जुनेद, बताएगा मजीद अदालती कार्रवाई से मुताल्लिक क्या रिमार्क्स दिए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील का अब क्या कहना है? देखिए, सिंध हाई कोर्ट में NA 237 के ज़मीनी इलेक्शन के हवाले से आज सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल हकीम बलोच की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर की गई थी, जबकि दरख्वास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट ने अपने रिमार्क से करार दिया कि कोई बेज़ाब्ती या धांधली हुई है तो आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऑप्शन है। सबसे पहले इलेक्शन ट्रिब्यूनल में आप ये दरख्वास्त दायर करें। इस दौरान वकील PTI के वकील की जानिब से अदालत से आगाह किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऑप्शन इलेक्शन मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। हम इलेक्शन कमीशन गए, दरवाजा नहीं खोला गया, इसलिए यहाँ आए हैं। जबकि PTI के वकील का ये भी कहना था कि इलेक्शन कमीशन को बेज़ाब्ती के हवाले से 3 खतूत भी लिखे गए। ताहम अदालत की जानिब से वकला तरीफ़ैन के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने PTI की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ने अपने ये हुक्मनामे में करार दिया है कि इलेक्शन का क्या तनाज़ा लेकर आए हैं ये बताया जाए। बहुत शुक्रिया जुनेद शाह, अपडेट कर रहे थे। कोई बेज़ाब्ती या धांधली हुई है तो आपके पास इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का इख्तियार है, आपको ये अदालत की जानिब से कहा गया है। वापस अपने शो की जानिब पढ़ते हैं। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वकास नज़ीर साहब। वकास साहब, कंटिन्यू कीजिएगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो थाना कल्चर है शायद बदलता हुआ दिखाई दे रहा है और लोगों का एतमाद भी शायद किसी न किसी तरह बहाल हो रहा है। जी, तो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि वॉक इन अगर आप हमारे पास कंप्लेंट करें, अगर आप हमारे पुलिस स्टेशन में नहीं जा सकते तो हमारे खिदमत मरकज़ में जाके कंप्लेंट करें। वो इसी तरह तस्वुर होगी जिस तरह आपने पुलिस स्टेशन में की है। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन ऐप
मौजूद है, आप उसके ज़रिए भी अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं। हर 3 सूरत में आपको एक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा। आपकी कंप्लेंट का जो लॉजिकल लाइफ साइकिल है उसमें हम आपको आगाह करते रहेंगे कि आपकी कंप्लेंट अब फलां इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास चली गई है, उस पर यह स्टेप लिया गया है, उस पर FIR दर्ज हुई है, वो हकायक के मुताबिक ना होने की वजह से फाइल कर दी गई। सो ये चीज़ आपको बराह रास्त रिफ्लेक्ट होती नज़र आ रही है। जो अवाम का एतमाद है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ केसेस में जो इंक्रीज़ है उसमें नज़र आ रहा है। अगर लोगों का हम पर एतमाद ना हो तो ज़्यादा तादाद में लोग हमारे पास क्यों आए। बहुत सारे ऐसे शहर हैं या बहुत सारी ऐसी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां लोगों ने पुलिस के पास जाना छोड़ दिया है। हम खुशी महसूस करते हैं कि ज़्यादा लोग हमारे पास आ रहे हैं। सर, लास्ट टाइम में जो हमने प्रोग्राम किया था ख़वातीन की सेफ्टी के हवाले से एक एप्लीकेशन भी बनाई गई, लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो ये उन ख़वातीन के लिए या उन लोगों के लिए है जो कि लेटेस्ट फ़ोन का भी इस्तेमाल करते हैं या जो पढ़े लिखे लोग भी हैं जिनको एक्चुअली पता है कि हमने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ओवरऑल अगर बात की जाए कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के लिए और क्राइम को रोकने के लिए इस वक्त कोई इक़दाम उठाए जा रहे हैं या वो क्या इनिशिएटिव से जो लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो फैक्ट्स एंड रिपोर्ट सामने आ रही हैं वो काफ़ी खतरनाक है। अर्बन सेंटर्स में ख़वातीन को हरासा करना सड़क पे, पार्क्स में, पब्लिक प्लेसेस में एक संजीदा कंप्लेंट है और उसके लिए हमने जैसे आपने ख़ुद जिक्र किया कि विमेन सेफ्टी ऐप बनाई थी। उसमें 2-3 फीचर्स हैं जिन लोगों के पास वो ऐप हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसी की सूरत में अगर वो पैनिक बटन पुश करेंगे तो उनकी लोकेशन जो है करीब तरीन पुलिस की जो भी पार्टी वहाँ पर कॉल चली जाएगी, वहाँ पे कॉल चली जाएगी, मैसेज चला जाएगा और उनके एतमाद के 4 नंबर जो उन्होंने पहले सेव किए हैं वहाँ पे मैसेज चला जाएगा कि वो फलां जगह डिस्ट्रेस में है। सो बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि आप किसी भी जगह पे कोई भी खातून जाती हैं तो उनको ख़वातीन की सहूलत के हिसाब से उस जगह को रेट कर सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक पार्क में जाती हैं और वो फील करती हैं कि वहाँ ख़वातीन के लिए कोई मुनासिब जगह नहीं है तो वो उसे लोअर रेट कर देंगी। सो आप कहीं पे भी जाने से पहले उस रेटिंग को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़वातीन के लिए अकेले वहाँ पे इस वक्त जाना जो है किस कदर महफूज है। इससे एक कदम बढ़ के आगे अब पंजाब पुलिस जो है, जिस तरह हम क्राइम हॉटस्पॉट बनाते हैं, हम ये देखते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मोटरसाइकिल लिफ्टिंग की वारदात किस इलाके में ज़्यादा होती है और वहाँ पे उस वारदात को रोकने के लिए, उस क्राइम को रोकने के लिए मखसूस स्टेप्स लेते हैं। इसी तरह अब हम ख़वातीन को जो हरासा करने के वाक़यात हैं उनके हवाले से हम हॉटस्पॉट्स बना रहे हैं और वहाँ पे हम लेडी पुलिस की तैनाती समेत दूसरे इक़दाम करेंगे ताकि ख़वातीन हर जगह पे जा सकें और एतमाद के साथ। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। वज़ीर हमारे साथ शो में मौजूद थे, उनका ये कहना था कि कुछ बेहतर स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं, जिस तरह से लाहौर की जो सिक्योरिटी पहले बहुत बेहतर थी और सर्वेलेंस के बाद जिस तरह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका है, बहुत बेहतरी आ चुकी है और जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स हमने भी शेयर किए हैं वो भी किसी तरह से गलत नहीं है। जो क्राइम रेट है वो यकीनी तौर पर बढ़ा है लेकिन उसको रोकने के लिए काफ़ी कोशिशें भी करनी चाहिए। हमें खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का अनवार के बहुत विजिलेंट रहना चाहिए। अगर आप गाड़ी में भी सवार हैं अपनी चीजों को लॉक करके चले, कीमती सामान अपने साथ बहुत ज्यादा मत लेके चले क्योंकि क्राइम बढ़ रहा है। तो ये अवेयरनेस के हवाले से भी एक सेगमेंट था, एक कोशिश हमारी थी कि हम आप तक पहुंचा सके। बहरहाल प्रोग्राम में लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम लाहौर शहर के जो हालात वाक़यात हैं और जो क्राइम रेट है उस हवाले से बात कर रहे थे और अभी जिक्र करते हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कायद का, जहाँ का कोई एक दर्द, कोई एक तकलीफ हो तो बयान किया जाए। और इस शहर में हर घर में ही तारीकी है, हर गली में दुख और दर्द की दास्तान है। कल एक माँ की आवाज ने गोया दिल ही छलनी कर दिया। ये माँ अरबाब इख्तियार से सवाल कर रही है कि क्या हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि उन्हें गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाए? क्या कोई पूछने वाला नहीं है ये जो कातिल है इनको कब पकड़ा जाएगा? और जो कल अफसोसनाक एक जो क्या हुआ, ये PTI के मकतूल कारकुन ताहा शेख की वालिदा है जिनकी दुहाई
अनवार नाजरीन तक शेयर करते हैं, उनको सुनाते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। पहले इस पर ये बात सुन लेते हैं, फिर आगे बात करते हैं। कुछ आ रहा है, कम से कम हमें पता चलना चाहिए हमारे बेटे का क्या कसूर था। इतना सब कुछ हो रहा है, दिन दिहाड़े कोई भी कुछ नहीं कर रहा, जवान बच्चे मर रहे हैं। बच्चे इसलिए हमने पैदा किए थे कि हमारे जवान बच्चे मर जाए, ऐसे गोलियां मार दी जाए हमने। वो तो कुछ भी अपने साथ सेफ्टी नहीं रखता था, उसे पता था मैं सब जगह सही हूँ, मैं कहीं भी गलत नहीं। कम से कम सिंगल आए देखे मेरे बच्चे का केस हल करे, मुझे पता है किसने मेरे बेटे को मारा। वेरी डिस्टर्बिंग। ये एक माँ का दर्द है जिसे यकीनी तौर पर लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन शहर में जो जराइम पेशा अफराद हैं वो इस हद तक सरगर्म हो चुके हैं, इस हद तक आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं कि अब वो बहुत ही दिलेरी के साथ किराए पर असला ले रहे हैं, वारदात करते हैं। चंद घंटों के लिए किराए पर ये असला लेते हैं, वारदातें करते हैं और फिर वो असला वापस कर देते हैं। 2-3 वारदातें डेली बेसिस पर वहां पर कर लेते हैं और असल मालिक तक उनका असला वापस पहुंचा देते हैं। सब कुछ ये बिल्कुल एलानिया तौर पर हो रहा है, वारदातें बढ़ रही हैं और जो माएँ हैं वो परेशान हैं, उनके जिगर गोशे उनसे छिन रहे हैं, उनकी गोलियों से छलनी लाशें वो देख रही हैं, लेकिन पूछने वाला कोई भी नहीं है। इसी तमाम मामले पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान साहब ने। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं शहर कायद के जो मसले मसाइल हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं? बल्दियाती इंतखाबात हों, वहाँ पर के इलेक्ट्रिक के मसाइल हों या उसके बाद क्राइम रेट हो, कोई एक मसला कराची के जो अरबाब इख्तियार हैं उनके काबू में नहीं है, सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचा तानी में मसरूफ हैं, सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, लोगों के मसले मसाइल नहीं देख रहे। आपने भी ये फुटेज देखी होगी जो कल ये वाकया पेश आया है, एक माँ किस तरह से तड़प रही है अपने बच्चे के लिए। वो ये जवाब चाहते हैं कि उनके बच्चे मार दिए जाएं। वो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि उनको उनके बच्चों की गोलियों से छलनी हुई लाशें मिले उनके घरों पर। बहुत ही अफसोसनाक वाकया है और ये वाकयात रोज हो रहे हैं शहर कराची में और रिपीट हो। और अब मसला ये है कि इस पर कोई कान धरने के लिए तैयार नहीं है। हमारी जो सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की 15 साल से बरसर इक़्तिदार है। 15 साल में ये पुलिस के अंदर कोई रिफॉर्म्स नहीं कर सके, बल्कि बदतरीन करते चले जा रहे हैं। सियासी बुनियादों पर भर्तियां होती हैं, अफसरान के तकर्रुर इस बुनियाद पर होते हैं कि कौन सा थाना है, उसका कितना रेट है, किस SHO का कितना रेट है, किस SSP का कितना रेट है, और वो थाने बिकते हैं और वो पोजीशन बिकती है। जहां ये सूरत हाल हो वहां आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन करेंगे? जाहिर सी बात है कि इतनी दीदा दिलेरी के साथ जो लोग कत्ल कर रहे हैं, जो हमारे बच्चों को हमसे छीन रहे हैं, वो उनको ये एतमाद हासिल है कि अव्वल तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, और पकड़े जाएंगे तो कोई छुड़ा दिए जाएंगे थाने से ही, और अगर जेल भी जाना पड़ा तो जो प्रोसिक्यूशन है वो जो है वो प्रॉपर होगा नहीं, तो जेल के अंदर एक नई नेटवर्किंग पैदा हो जाती है। सर, क्या ये ही आप एक मेजर रीजन नहीं समझते हैं क्राइम ना थमने का, क्राइम ना रुकने की एक बड़ी वजह या रीजन ये नहीं है कि जो जराइम पेशा अफराद पकड़े भी जाते हैं? कितनी बार मीडिया ने रिपोर्ट किया कि वो 2-3 महीने जेल की हवा खाते हैं और उसके बाद चाहे किसी ने मर्डर किया हो या बड़े से बड़ा जुर्म क्यों ना किया, वो बाहर दंदनाता घूमता है, फिर असलहा किराए पे लेता है, फिर वही जराइम, फिर वही वारदातें होती हैं, फिर 1 महीने जेल की हवा खाई, और वो एक सिलसिला, एक चेन लग रहा है कि मुसलसल चलती जा रही है। तो अगर ये जराइम पेशा अफराद जितने भी हैं, अगर इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए तो क्या शहर कायद के हालात दुरुस्त या ठीक ना हो? एग्जैक्टली ऐसा ही है, लेकिन देखें इसमें एक बहुत बड़ी तादाद इन क्रिमिनल्स की वो है जिनका ताल्लुक खुद पुलिस से है। यानी पुलिस का शोबे में सारे लोग खराब नहीं होते, और उसमें सारे लोग यानी ऐसे भी नहीं है, ड्यूटी करते हैं बेचारे, इनको तो आप बिल्कुल ऐसा लगा देते हैं कोई जलसा हो, जुलूस हो, प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं सुबह से लेकर रात तक, ये सारे काम करने वाले भी हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद अब ऐसी घुस गई है जो ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन का और रिश्वत का है। असल में इसमें अरबाब इख्तियार शामिल होते हैं, हुकूमतें शामिल होती हैं, को भी तो पैसे चाहिए होते हैं और इसकी कीमत हम अदा करते हैं। अब देखें कराची में बहुत मल्टीपल मसाइल है ना, जो पुलिस का पूरा डिपार्टमेंट में 80% से ज्यादा लोग, बल्कि 90% से ज्यादा लोगों का ताल्लुक कराची से है ही नहीं। जब आप मकामी पुलिस भर्ती नहीं करेंगे, जब आप मकामी, दुनिया भर में ऐसा होता है, प्रायोरिटी तरजीह दी जाती है कि आप मकामी तौर पर जो है वो पुलिस को भर्ती करते हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ महाजरों को भर्ती करें, आप यहाँ रहने वाला जो भी परमानेंट रेजिडेंट है, जो वो खुद है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, जो यहाँ पर रहता पड़ता है,
उसको अगर आप भर्ती करेंगे, चाहे सिंधी हो कोई भी हो, तो आप जो है उसमें बहुत बेहतरी महसूस करेंगे हालात में। लेकिन जब 80-90% लोगों का कोई लेना देना इस शहर से नहीं है तो वो उस तरह उसको ऑन नहीं करेंगे। यह है वो मसला। तीसरी बात यह है, जो हालात इस वक्त चल रहे हैं, जो बेरोजगारी का मामला है, जो तालीम का फुकदान है। कल ही हमने एक बहुत बड़ा ह्यूज एक प्रोग्राम किया है IT स्कॉलरशिप का, आपने देखा वो तो किसी के भी जलसे आम से बड़ा था, इसलिए कि एक प्यास मौजूद है नौजवानों में, उनको कोई मौका नहीं मिल रहा, महंगी तरीन तालीम है और फिर उसके बाद रोजगार नहीं है। तो इतनी बड़ी तादाद में जो मिडिल क्लास गरीब लोग इस तरह के नौजवान हैं जो कहीं भी नहीं जा सकते, उनको फिर ये माफियात हथिया लेती हैं, फिर उनको नशे का आदी बनाते हैं, फिर उनसे जराइम करवाते हैं और फिर जुर्म का आदी बनाते हैं। ये मल्टीपल मसले हैं जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। हुकूमतें और रियासत तालीम न दे, सेहत न दे, रोजगार न दे, फिर उसके बाद वो अमन भी न दे, वो भी हम खरीदते हैं, तो फिर इन हुकूमतों की जरूरत क्या है? असल बात यह है आवाज उठानी चाहिए और सबको मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। बुनियादी हुकूक से महरूम किया हुआ बल्दियाती इंतखाब, आप समझते हैं सब चीजें ऐसे ही होती हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। आप सड़क टूटी हुई हो, आपके पास ट्रांसपोर्ट का निजाम ना हो, बाइक के पैसे ना हो किसी के पास, बाइक लेने तो पेट्रोल के पैसे ना हो, धक्के खाते हुए लोग फिरते हो, तो मायूस होते हैं ऐसे नौजवान। इन मायूस नौजवानों को अपने हथिया लेते हैं माफियाज। आप उम्मीद पैदा करें, आप डेवलपमेंट करें, हजारों अरब रुपए हड़प कर गए 14-15 साल में, और कोई पार्टी, यानी आप ये देखें कि पूरी पाकिस्तान में जो सियासत हो रही है, अवाम से क्या क्या ताल्लुक इसका? कराची के आवाम से तो किसी का कोई ताल्लुक ही नहीं है। 3 करोड़ लोगों को तो बस छोड़ दिया ऐसे ही। बड़ी 14 सीटें PTI ने हासिल की, यहां से पलट के नहीं देखा कराची की तरफ। जो बड़े बड़े मसले, रोजगार का मसला है ना, कोटा सिस्टम में गैर मुय्यना मुद्दत के लिए इजाफा कर दिया, कोई बड़ी यहां पर डेवलपमेंट नहीं की। बनाते ना एक IT यूनिवर्सिटी कराची में 3.5 साल में, आपका तो बड़ा अच्छा प्रोफाइल था, बड़े बड़े रस्सू कराची से ताल्लुक रखते हैं इनके। अगर पीपल्स पार्टी नहीं कर रही थी तो इनका काम करना ये काम करते। अगर जो है वो यहां पर पानी का प्रोजेक्ट पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया था तो विफाक ऑन करता ना, तो आपने पूरे 3.5 साल में जो 3-4 बजट पेश किए, टोटल 30-40 अरब रुपए, तकरीबन 4,000 अरब रुपए में से कराची में जो पैसे लगे वो 30-40 अरब रुपए से ज्यादा नहीं है विफाक के। वो भी जो MNA फंड से सड़कें बनाई गई वो बह गई। फिर बल्दियाती इंतखाब अगर पीपल्स पार्टी नहीं कराती तो जुबानी जमा खर्च के अलावा PTI कुछ नहीं करती, और खुद चाहते हैं, क्योंकि पंजाब में वो खुद नहीं कराते, किसी को बाइख्तियार बनाना नहीं चाहते। तो ये वो मसले हैं जिसको एड्रेस करना पड़ेगा। सर इंतजामी अमूर जो है या तो शहर का किस तरह से अनवार ने भी जिक्र किया, आप भी जिक्र करें, बल्दियाती इंतखाबात हो गए, शहर में कचरे के ढेर हो गए, नलों में पानी का ना आना, ये तमाम मसाइल अपनी जगह या जो दीगर मसाइल हैं इसको तो कब से कराची वाले फेस करें, लेकिन अगर किसी माँ का लखते जिगर दिन दिहाड़े उसको गोलियों से छलनी कर दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये कोई भी बात काबिले बर्दाश्त नहीं है। कम से कम जान का तहफ्फुज होना चाहिए। किराए पे असला लिया जा रहा है, लेकिन इस तरह के जो डीलर्स हैं जो किराए पे असला दे रहे हैं, पुलिस किस तरह से उनसे बेखबर है? पुलिस मौजूद है ना, पुलिस के बहुत सी काली भेड़ें इसके अंदर शामिल हैं, उसके बगैर हो नहीं सकता। देखिए एक फार्मूला में आपको बताऊं, इलाके में होने वाला कोई जुर्म SHO और थाने के इजाजत मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। कुछ दिन चलेगा, उनको पता चल जाएगा, फिर उनका अपना हिसाब बन जाता है, जिसके नतीजे में ये जुर्म पनपता है, और इसका सारा ताल्लुक हुकूमत से होता है। देखें, आप ये मत समझे कि बल्दियाती इशूज का और कचरे का और पानी के ना होने का किसी भी अमल से कोई ताल्लुक नहीं है। सब चीजें अपना एक आपस में तासुर बनाती हैं, मायूसी पैदा करती हैं नौजवानों के अंदर, और उसके नतीजे में ये हालात पैदा होते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान हमारे साथ शो में मौजूद थे। सर थैंक यू फॉर योर टाइम। और उनका ये कहना था कि कराची के जो मसले मसाइल हैं, अगर स्ट्रीट क्राइम है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, सड़कें नहीं बन रही, तो ये तमाम जो मसाइल हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तभी लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। प्रोग्राम में वक्त हुए ब्रेक का, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।